हेलो, नमस्कार। मैं अखंड द्विवेदी आपके सोशल स्टडीज़ के लेक्चर्स को लेकर के फिर से उपस्थित हुआ हूँ। और कल हमने ऑलरेडी आपके इकोनॉमिक्स के सेकंड चैप्टर को हमने ऑलरेडी डिस्कस करना स्टार्ट किया था। जैसा कि आपको पता है कि सेकंड चैप्टर सेक्टर्स ऑफ इंडियन इकॉनमी को डील करता है, और ड्यू टू सम टेक्निकल इशूज़ का लेक्चर्स थोड़ा सा कंप्लीट नहीं हो पाया था। लेकिन मैं थोड़ा सा आपको रिकैप कराना चाहूँगा कि कल हमने कौन कौन सी चीज़ें सेक्टर्स ऑफ इंडियन इकॉनमी में पढ़ी थी। सबसे पहले मैंने आपको ये पढ़ाया था कि व्हाट इज़ इकॉनमी। सेक्टर्स ऑफ इकॉनमी में अगर हम पढ़ रहे हैं तो पहले ये जानना ज़रूरी है कि इकॉनमी किसे कहते हैं। तो इकॉनमी में हमने पढ़ा कि इकॉनमी एक ऐसा प्रोसेस है जो प्रोडक्शन ऑफ गुड्स को लेकर के है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स को लेकर के है, एंड कंजप्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज को लेकर के है। ऑलराइट। फिर उसके बाद हमने पढ़ा कि इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ किसे कहते हैं। तो इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ ऐसी एक्टिविटीज़ होती हैं जो आपके इनकम को जनरेट करने में हेल्प करती हैं। इनकम को जनरेट करने में हेल्प करती हैं, उसे कहते हैं इकोनॉमिक एक्टिविटीज़। तीसरा टर्म हमने कल पढ़ा था जीडीपी किसे कहते हैं, क्योंकि ये चैप्टर्स को आगे पढ़ने के लिए बिफोर बी हेडिंग टूवर्ड and delving into this chapter we need to go through all these terms. all right, what is GDP, जिसे आप ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट भी कहते हैं, जिसे आप सकल घरेलू उत्पाद भी कहते हैं। कहते क्या है इसे? जीडीपी और कुछ नहीं, these are the sum of total final goods and services produced in a particular year in a country or in a region. टोटल फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज को अगर हम प्लस कर दें और इनका एक पर्टिकुलर ईयर में जो भी प्रोडक्शन हो रहा है किसी भी कंट्री में या किसी भी रीजन में, उसको हम कहते हैं जीडीपी। जिस कंट्री की जितनी बड़ी जीडीपी होगी, बिग जीडीपी होगी, वो कंट्री उतनी ही ज़्यादा डेवलप्ड मायने रखती है। फिर हमने ये कहा कि इस चैप्टर में हम किन चीज़ों को डील करेंगे। हमने ये बताया आपको कि इस चैप्टर में हम कंपैरिजन करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज़। तो ऑन द बेसिस ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ हम देखेंगे प्राइमरी सेक्टर्स को, सेकेंडरी सेक्टर्स को एंड टर्सरी सेक्टर्स को देखेंगे। ऑन द बेसिस ऑफ नेचर ऑफ एम्प्लॉयमेंट में हम ऑर्गेनाइज सेक्टर्स की बात करेंगे, अनऑर्गेनाइज सेक्टर्स की बात करेंगे, और साथ ही साथ ऑन द बेसिस ऑफ ऑनरशिप हम बात करेंगे पब्लिक सेक्टर की और प्राइवेट सेक्टर की। इसके अलावा ऑर्गेनाइज्ड और अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर्स को हम डिफाइन करेंगे, उसके बीच डिफरेंस को भी जानेंगे। पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर्स को इलस्ट्रेट किया जाएगा थ्रू एग्जांपल्स भी आपको दिखाए जाएंगे इसमें, और साथ ही साथ आपको जहां पे ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन की आवश्यकता होगी उसको भी रिगार्डिंग आपको बताया जाएगा। ओके, तो ये सब सारी चीज़ें आपको इसमें इंडियन इकोनॉमी के चैप्टर्स में आपको जानना है। तो बहुत ध्यान से सुनिएगा क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। और बिफोर वेस्टिंग एनी फर्दर मोमेंट लेट मी स्टार्ट दिस चैप्टर। ओके, चलिए, तो लास्ट टाइम हमने पढ़ा था कि इंडियन इकोनॉमी में क्या क्या चीज़ें हैं। आज हम पढ़ेंगे इंडियन इकोनॉमी की क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज़। इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ के बेसिस पे हम पढ़ने वाले हैं आज। इकोनॉमिक एक्टिविटीज़, एक्टिविटीज़ मतलब क्रियाकलाप, इकोनॉमिक मतलब अर्थव्यवस्था के क्रियाकलाप। तो इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ के क्रियाकलाप के अकॉर्डिंग अगर हम जाते हैं तो सबसे पहली जो हमारी एक्टिविटी होती है उसे हम कहते हैं प्राइमरी एक्टिविटी, प्राथमिक क्षेत्र या प्राथमिक क्रियाकलाप जिसे कहते हैं प्राइमरी एक्टिविटीज़। ध्यान रखिएगा, किसी भी देश की इकोनॉमी प्राइमरी एक्टिविटीज़ पे बेस है। ये बेस है, क्योंकि जो दूसरे हैं, चाहे वो अदर फॉर्म हो, चाहे वो आपका सेकेंडरी सेक्टर हो या टर्सरी सेक्टर हो, इस सेक्टर्स पे डिपेंड होता है। ऑलराइट। और दूसरा इस सेक्टर्स की खासियत ये है कि प्राइमरी एक्टिविटीज़ में जितने भी प्रोडक्ट आप प्राप्त करते हैं, दीज आर प्रोड्यूस्ड फ्रॉम द नेचुरल रिसोर्सेस। कहाँ से आप करते हैं? नेचुरल रिसोर्सेज, प्राकृतिक संसाधनों से आप प्राथमिक क्षेत्र जो है ये आपका संबंधित होता है। तो इसको पहले अगर बात करेंगे तो एक इसका क्वालिटी होगी, स्पेशली क्लासिफिकेशन फीचर होगा, इट इज़ द बेस फॉर्म, इट इज़ बेस।
इट इज बेस वेयर फ्रॉम, या आप ये कहें कि फ्रॉम वेयर ऑल अदर प्रोडक्ट्स are made, from where other products are made. Other products are made, ये बेस फॉर्म है जहाँ पे दूसरे प्रोडक्ट्स बनते हैं। दूसरा, अगर इसके एक क्वालिटी की बात करेंगे, फीचर कैरेक्टरिस्टिक की बात करेंगे, तो products are produced from नेचुरल रिसोर्सेस। ये प्रोडक्ट कहाँ से प्रोड्यूस होते हैं? नेचुरल रिसोर्सेस से होते हैं कोई भी। तो हम प्राइमरी एक्टिविटीज के अगर एग्जाम्पल्स में लें तो एग्जाम्पल्स में कौन कौन सी चीजें आएंगी? सबसे बेसिक एंड द फंडामेंटल थिंग दैट इज योर एग्रीकल्चर। क्या आएगा? सबसे पहले खेती किसानी, एग्रीकल्चर, कृषि जिसे आप कहते हैं। और दूसरा, इस सेक्टर्स में आपको एक और लिया जाता है जिसे आप कहते हैं माइनिंग सेक्टर। प्राथमिक क्षेत्र उसे कहते हैं। पहली बात तो ये बता दूं कि दूसरे किसी भी उत्पाद के उत्पन्न करने का ये एक बेस फॉर्म है, ये मूल स्वरूप है। इट इज द बेस फ्रॉम वेयर ऑल अदर प्रोडक्ट्स आर मेड। दूसरा, यहां पर जो भी प्रोडक्ट्स आपके प्रोड्यूस होते हैं वो कहां से प्रोड्यूस होते हैं? आपके नेचुरल रिसोर्सेज से मिलते हैं। एग्जाम्पल बात करेंगे एग्रीकल्चर एंड द माइनिंग। ऑलराइट, चलिए दूसरा हम देख लेते हैं। दूसरा कौन सा सेक्टर्स है? दूसरे सेक्टर्स को हम बात करते हैं सेकेंडरी सेक्टर्स। क्या बोलते हैं इसे? सेकेंडरी सेक्टर। चलिए सेकेंडरी सेक्टर्स की हम बात कर रहे हैं तो सेकेंडरी सेक्टर्स ये आता है कम्स आफ्टर प्राइमरी। सबसे पहले प्राइमरी में हो जाता है और इसके बाद ये आता है सेकेंडरी सेक्टर। तो फिर सेकेंडरी सेक्टर में ऐसा है क्या कि जो ये प्राइमरी सेक्टर्स के बाद आता है, उसमें कुछ एक बेसिक चीज़ें होती हैं। ये कुछ और नहीं, जो हम प्राइमरी सेक्टर से प्रोडक्ट हमें मिलते हैं उनमें कुछ मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेसेस होते हैं। मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस के थ्रू हम उस नेचुरल प्रोडक्ट को या प्रोडक्ट को हम अदर फॉर्म में चेंज करते हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि सेकेंडरी सेक्टर इज ऑल्सो नोन एज इंडस्ट्रियल सेक्टर। इंडस्ट्रियल सेक्टर, इसको हम इंडस्ट्रियल सेक्टर भी हम कह सकते हैं। इसका मतलब है कि इसमें सेकेंडरी सेक्टर में मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस इन्वॉल्व रहती है। मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस इन्वॉल्व रहती है। मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस मतलब विनिर्माण क्षेत्र है ये, जिसमें बहुत सारी चीज़ों का निर्माण होता है। मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस और इंडस्ट्री और फैक्ट्रीज में सारी चीज़ें इन्वॉल्व होती है। तो इंडस्ट्री या इंडस्ट्रियल सेक्टर या फैक्ट्रीज जो होती हैं तो सेकेंडरी सेक्टर्स में आता है। सिंपल सी बात है, मैं आपको बताऊं कि अगर मान लीजिए एग्रीकल्चर सेक्टर से लेट अस सपोज हमें बिस्किट बनाना है, ओके। तो एग्रीकल्चर सेक्टर से आपको क्या मिलेगा? एक व्हीट मिलेगा, एनिमल हस्बेंड्री के थ्रू आपको मिल्क मिलेगा, ठीक है। ये यहाँ से शुगर केन मिलेगा, ठीक है। अब शुगर केन को पर्टिकुलरली आप मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस करेंगे तो यहाँ शुगर मिल जाएगा, ठीक है। फिर आप वीट को फ्लोर बनाएंगे, आटा बनाएंगे, और इसके थ्रू आप जो मिल्क है इसको प्रोसेस करने के बाद आप यहाँ जब प्रोसेस करते हैं तो जो चीज़ बनाते हैं उसे हम कहते हैं मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस। सिंपल सी बात है, नेचुरल रिसोर्सेज से जो प्रोडक्ट मिलते हैं वो प्राइमरी सेक्टर्स में होते हैं, एग्रीकल्चर, माइनिंग। और इन्हीं प्रोडक्ट का अगर मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस हो इंडस्ट्रियल सेक्टर्स में तो उसे हम कहेंगे सेकेंडरी सेक्टर या सेकेंडरी एक्टिविटीज, ओके। चलिए टर्सरी में आ जाते हैं। तो टर्सरी सेक्टर किसे कहते हैं भाई साहब? टर्सरी सेक्टर, सबसे पहले आपको बता दूं कि टर्सरी सेक्टर्स को आप सर्विस सेक्टर भी कहते हैं। सर्विस सेक्टर कहते हैं, मतलब सेवा वाला क्षेत्र। अब सर्विस सेक्टर क्यों कहते हैं? क्योंकि ये ऐसा क्षेत्रक है जो आपके प्राइमरी प्लस सेकेंडरी,
प्राइमरी और सेकेंडरी सेक्टर्स का ये आउटकम है। प्राइमरी और सेकेंडरी सेक्टर का ये क्या है? आउटकम है। आउटकम मतलब रिजल्ट, ठीक है। सेवा क्षेत्र है ये आउटकम होता है। दिस ऑलवेज कम्स आफ्टर द प्राइमरी एक्टिविटीज एंड द सेकेंडरी एक्टिविटीज, ओके। एंड दिस इन्वॉल्व्स व्हाट? दिस इन्वॉल्व्स, जैसे मैंने कहा सर्विस सेक्टर है तो दिस इन्वॉल्व्स ट्रांसपोर्टेशन, ओके, कम्युनिकेशन, ठीक है, बैंकिंग, ओके, डिफेंस, पोस्ट एक्सेट्रा। कंजप्शन भी आता है, सेवा। अब जैसे मैंने कहा ना, मैंने आपका एक बिस्किट का उदाहरण लिया, तो अगर बिस्किट प्रोडक्ट बन के तैयार होता है तो इसमें क्या क्या चीज़ें? प्राइमरी सेक्टर्स में मान लीजिए वीट का यूज़ किया आपने, वीट को आपने प्रोसेस किया और वीट को प्रोसेस करके फ्लोर प्लस शुगर प्लस मिल्क और इसको आपने बेक किया, ये बेक किया तो ये बिस्किट प्रोडक्ट रेडी हो गया। और बिस्किट प्रोडक्ट को जब आपने रेडी किया और इसका कंजप्शन हुआ तो ये कंजप्शन जो होता है ये किस सेक्टर्स में आएगा? आपका टर्सरी सेक्टर में आएगा, क्योंकि कंजप्शन आप जब दे रहे हैं तो ये सेवा क्षेत्र के अंतर्गत आएगा। इसमें बहुत सारी चीज़ें इन्वॉल्व होती हैं, ट्रांसपोर्टेशन, कम्युनिकेशन, बैंकिंग, डिफेंस, पोस्ट, जो भी सेवा क्षेत्रक हैं वो टर्सरी सेक्टर्स में आएंगे। इज दैट क्लियर? ओके। अब समस्या की बात यह है, समझने की बात यह है कि कोई भी किसी भी कंट्री के इकोनॉमी का अगर आप क्लासिफिकेशंस की बात करेंगे या मेजरमेंट्स की बात करेंगे तो किसी भी कंट्री के इकोनॉमी का मेजरमेंट्स होता है जीडीपी के अकॉर्डिंग। फिर मैं आपको बताना चाहूँगा कि जीडीपी कहते किसे हैं? जीडीपी मैंने कहा है ऑल द फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज, जितने भी गुड्स एंड सर्विसेज, फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज इन अ पर्टिकुलर ईयर, किसी पर्टिकुलर ईयर में किसी कंट्री के फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज अगर प्रोड्यूस्ड हो रहे हैं तो उसे हम कहेंगे जीडीपी। तो तीनों का होगा जीडीपी में। जब अगर हम बात करेंगे तो प्राइमरी सेक्टर्स भी आएगा, सेकेंडरी सेक्टर्स भी आएगा और टर्सरी सेक्टर्स भी आएगा, तीनों की बात हो रही है। और जितना जीडीपी बिग होगी द कंट्रीज इकोनॉमी इज बिग, द कंट्रीज इकोनॉमी इज बिग, country economy is exactly depend on GDP। किसी भी कंट्री की जीडीपी एग्जैक्टली डिपेंड होती है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट पे। अब एक छोटा सा उदाहरण देना चाहूंगा कि इस समय इंडिया की अगर कंट्री की बात करेंगे तो ये डेवलपिंग स्टेज में है, लेकिन ये एक्सपेक्ट किया जाता है कि बाय 2050 इंडिया इतनी फास्ट ग्रोइंग इकोनॉमी है कि बहुत सारी जो मेजर इकोनॉमिक सुपर पावर है उनको सरपास कर जाएगी। ठीक है, मोस्ट प्रोबेबली बिल्कुल नियर अबाउट आपकी यूएसए और चाइना के पास आ सकती है, ये आप समझ लीजिए। अब एक थोड़ा सा देखते हैं कि हाल ही में आपने देखा कि रिसेंटली कुछ ईयर्स में आपने देखा कि अगर कोई भी कंट्री डेवलप्ड है, इफ वी टॉक अबाउट द डेवलप्ड कंट्रीज, अगर हम डेवलप्ड कंट्रीज की हम बात करते हैं ना साहब, तो डेवलप्ड कंट्रीज में सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूशन किस सेक्टर्स का होता है? तो सबसे पहले आपको बता दूं, डेवलप्ड कंट्रीज के कुछ पैरामीटर्स होते हैं। पैरामीटर्स किस पे बेसिस पे आप रखते हैं? उनके फैसिलिटीज़ या एमेनिटीज़ के बेसिस पे। फैसिलिटीज़ और एमेनिटीज़ एग्जैक्टली होता क्या है? जब आप कोई भी फैसिलिटी दे रहे हैं या एमेनिटीज़ दे रहे हैं, फैसिलिटी या एमेनिटीज़ की अगर मैं बात करता हूं, अगर आप किसी को फैसिलिटीज़ और एमेनिटीज़ देते हैं तो एग्जैक्टली होता क्या है? ये कौन सा सेक्टर होता है? दिस इज नथिंग बट योर सर्विस सेक्टर। क्या होता है ये? सर्विस सेक्टर। इसका मतलब है कि कोई भी कंट्री कितनी हाईली डेवलप्ड है, डेवलपिंग है, अंडर डेवलप्ड है या अंडर डेवलपिंग स्टेज में है, इसका सीधा से सीधा संबंध होता है सर्विस सेक्टर से। इसका मतलब है इसका संबंध होता है टर्सरी सेक्टर से, टर्सरी सेक्टर से। इसका मतलब है कि अगर किसी कंट्री का ट्रांसपोर्टेशन बेहतर है, कम्युनिकेशन बेहतर है, बैंकिंग फैसिलिटीज़ बेहतर है, डिफेंस बेहतर है, कोर्ट बेहतर है,
इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट बेहतर है तो वो कंट्री सबसे ज़्यादा डेवलप्ड है। अब समस्या की बात यह है कि किसी भी कंट्री के डेवलपिंग स्टेज में इस समय सबसे ज़्यादा अगर किसी भी सेक्टर्स का कंट्रीब्यूशन है तो वो है आपका टर्सरी सेक्टर। तो जिस भी कंट्री में टर्सरी सेक्टर ग्रो कर रहा है, सर्विस सेक्टर ग्रो कर रहा है, उस सेक्टर्स जो है वो सेक्टर, वो कंट्री हाईली डेवलप्ड है। तो आप ये कह सकते हैं कि इन द रिसेंट ईयर द टर्सरी सेक्टर्स आर राइजिंग अप। ठीक है, विगत कुछ सालों में टर्सरी सेक्टर का या तृतीय क्षेत्र का जो कंट्रीब्यूशन है, योगदान है, वो ज़्यादा से ज़्यादा हो रहा है। अब इसके रीज़न है, ठीक है, कंट्रीब्यूशन इज राइजिंग। टर्सरी सेक्टर का कंट्रीब्यूशन राइजिंग है। पहला रीज़न हम देख लेते हैं। अगर हम डेवलप्ड कंट्रीज की बात करेंगे तो in any developed countries, in any developed country, court, prison, bank, defense, post, infrastructure development, developed is quite important, किसी भी कंट्री के डेवलपमेंट में ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट है। और अगर ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं तो ये टर्सरी सेक्टर्स में आती हैं। इसलिए कह रहा हूँ कि इस समय ज़्यादा से ज़्यादा कंट्रीब्यूशन किसी सेक्टर्स का है, टर्सरी सेक्टर्स का है। दूसरा, जब आप देखेंगे, अगर इफ प्राइमरी सेक्टर प्लस सेकेंडरी सेक्टर्स आर ग्रोइंग, अगर किसी भी कंट्री में प्राइमरी सेक्टर्स और सेकेंडरी सेक्टर्स ग्रो कर रहे हैं, इसका मतलब है कि उस कंट्री का ट्रांसपोर्टेशन बेहतर हो रहा है, उस कंट्री का ट्रेड बेहतर हो रहा है, उस कंट्री का स्टोरेज बेहतर हो रहा है। किसी भी चीज़ को कोई प्रोडक्शन होता है तो स्टोरेज करने की। और अगर किसी कंट्री का ट्रांसपोर्टेशन, ट्रेड, स्टोरेज बेहतर हो रहा है, ग्रो कर रहा है, तो इसका मतलब है कि उस सेक्टर्स का कंट्रीब्यूशन सबसे ज़्यादा, और ट्रांसपोर्टेशन आपको मालूम है सर्विस सेक्टर्स में आता है। देयर इज वन मोर रीजन। कुछ लोग बिग सिटीज में रहते हैं, तो बिग सिटीज में रहते हैं तो उनकी अर्निंग बेहतर हो जाती है। जब अर्निंग बेहतर हो जाती है साहब, तो उनको कुछ प्राइवेट चीज़ें चाहिए, जैसे कि उनके बच्चों को प्राइवेट स्कूल चाहिए, प्राइवेट हॉस्पिटल्स चाहिए, बेहतर फैसिलिटीज़ के लिए चाहिए, क्योंकि उनकी इनकम राइजेस है। तो अगर किसी कंट्री में या किसी रीजन में प्राइवेट स्कूल्स हैं, प्राइवेट हॉस्पिटल्स हैं, ठीक है, टूरिज़्म है, ये सारी चीज़ें, क्योंकि इनकी डिमांड बढ़ती जा रही है बिग सिटीज़ में, तो जब आप इनकी डिमांड पूरा करते हैं ना बिग सिटीज़ में, तो इसका मतलब है कि ये जितने भी सेक्टर्स हैं तो ये सर्विस सेक्टर्स को बिलोंग करते हैं, और इसीलिए उनका कंट्रीब्यूशन सबसे ज़्यादा है जीडीपी में। होल एंड सोल बता दूं कि किसी डेवलप्ड कंट्रीज में ये सारी चीज़ें होती हैं, कोर्ट, प्रिजन, बैंक, डिफेंस, पोस्ट, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, ये सारी चीज़ें होती हैं। तो अगर ये सारी चीज़ें हैं तो टर्सरी सेक्टर सबसे ज़्यादा विकसित कर रहा है। और अगर प्राइमरी सेकेंडरी बूम पीरियड में है तो इसका मतलब है कि ट्रांसपोर्टेशन का विकास होगा, ट्रेड का विकास होगा, स्टोरेज का विकास होगा, और अगर इनका विकास हो रहा है तो फिर टर्सरी सेक्टर बूम कर रहा है। तीसरा, आज बिग सिटीज़ में लोगों की अर्निंग बढ़ गई है, तो जिसके कारण डिमांड बढ़ गई, प्राइवेट स्कूलों की, हॉस्पिटल्स की, टूरिज्म क्षेत्र की, और ये कुछ नहीं, ये सर्विस सेक्टर है, तो टर्सरी सेक्टर। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, वेरी इंपॉर्टेंट, एंड दैट इज योर फोर्थ रीजन इज योर कंट्रीब्यूशन, rising contribution of communication and technology
एंड टेक्नोलॉजी। सिंपल सी बात है कि इस समय आप देख रहे हैं कोई भी काम बिना टेक्नोलॉजी का हो ही नहीं रहा है। तो ये कम्युनिकेशन एंड टेक्नोलॉजी दिस कम्स अंडर द सर्विस सेक्टर, क्योंकि ये सर्विस प्रोवाइड करता है तो ये सर्विस सेक्टर का। और आज कंट्री डिजिटलाइजेशन को बढ़ावा दे रही हैं, ग्लोबलाइजेशन को बढ़ावा दे रही हैं। तो अगर आप डिजिटलाइजेशन की एरा की बात करेंगे, इफ़ यू टॉक अबाउट द एरा ऑफ डिजिटलाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन, the importance of communication and technology is increasing day by day. So you can say that the contribution and the demand of tertiary sector is growing day by day. Or you can say in any developed countries, these are the basic factors which are responsible for the growing big GDP. All right? इसीलिए मैं कहना चाहूँगा कि टर्सरी सेक्टर्स की डिमांड इस समय हाईली है, और किसी भी कंट्री की इकोनॉमी में, जीडीपी में सबसे ज़्यादा अगर कंट्रीब्यूशन है तो टर्सरी सेक्टर का है। तो इसका मतलब क्या आप ये कहना चाहते हैं कि अदर दो सेक्टर्स की कोई महत्व नहीं है? जिस तरीके से मैंने बताया तो आपको लगा होगा कि दोनों सेक्टर्स का कोई महत्व ही नहीं है। नो, एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट आपके सामने लिखने जा रहा हूँ कि ईच and every sector is interdependent। हर एक सेक्टर जो है भैया साहब ये क्या है? इंटरडिपेंडेंट है। इंटरडिपेंडेंट, एक दूसरे पर निर्भर हैं, म्यूचुअल निर्भर है। अब जैसा कि आपको ये पहला बार बताया गया है कि प्राइमरी सेक्टर इज द फंडामेंटल सेक्टर। प्राइमरी सेक्टर या जिसे आप एक्टिविटीज़ कहते हैं ये फंडामेंटल है, क्योंकि सारी एक्टिविटीज़ प्राइमरी सेक्टर्स के थ्रू ही हो सकती हैं, या आप ये कहें कि ये बेसिक फॉर्म है, बेस फॉर्म है। अब मैं एक छोटा सा उदाहरण लेना चाहूँगा। मैं आपको ये बताऊँगा कि ये कैसे इंटरडिपेंडेंट है, आत्मनिर्भर है। मतलब इंटरडिपेंडेंट मतलब इंडिपेंडेंट की बात नहीं कर रहा, म्यूचुअल डिपेंडेंट है, एक दूसरे पर निर्भर है। मान लीजिए मैंने कहा कि पल्स दाल की डिमांड इस समय मार्केट में सबसे ज़्यादा है। अब मान लीजिए किसी कंट्री की स्टेट गवर्नमेंट ने या सेंट्रल गवर्नमेंट ने, स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट ने पल्स जो है ना, पल्स को इंपोर्ट करा लिया। पल्स को क्या करा लिया? इंपोर्ट करा लिया दूसरे कंट्रीज से, अदर कंट्रीज से उन्होंने इंपोर्ट करा लिया। ठीक है, तो जब पल्स को भारी मात्रा में दूसरे कंट्री से इंपोर्ट कराया जाएगा तो जो यहाँ के फार्मर पल्स का प्रोडक्शन करेंगे उसके प्राइजेस में क्या हो जाएगा? डिप आ जाएगा। और जैसे ही डिप आएगा, क्योंकि फार्मर ने ढेर सारे, कभी कभी ऐसा भी होता है कि फार्मर जो है आपके लोन भी, केसीसी भी लेके चलते हैं किसान क्रेडिट कार्ड के थ्रू। तो अगर वो जिस प्राइजेस से वो लेकर के आ रहे हैं, अगर उनको उतना प्राइजेस मिला नहीं तो वो बैंकरप्ट हो जाएंगे साहब। और अगर प्राइमरी सेक्टर्स के लोग, फार्मर, एग्रीकल्चर सेक्टर के लोग बैंकरप्ट हो गए तो प्रोडक्शन डिप करेगा। प्रोडक्शन डिप करेगा तो इंडस्ट्रियल सेक्टर बेकाम का रह जाएगा, अनलाइकलिस्ट थिंग्स हो जाएगा, और टर्सरी सेक्टर्स तक पहुंच ही नहीं पाएंगे चीज़ें। इसलिए मैं कह रहा हूं कि जो सारे सेक्टर्स हैं तो एवरी सेक्टर्स आर डिपेंडेंट ऑन ईच अदर। सारे सेक्टर्स एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट है, और सारे सेक्टर्स का अपना अपना एक अलग महत्व है। प्राइमरी सेक्टर्स का भी है, और अगर सेकेंडरी सेक्टर्स ना हो, मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस ना हो, तो वो प्रोडक्ट फॉर्म में तब्दीली नहीं होगी। और अगर वो लोगों तक ना पहुंच पाए तो फिर उसका मतलब क्या है? इसीलिए मैं कह रहा हूं कि सारे सेक्टर एक दूसरे पर डिपेंडेंट हैं, और सारे सेक्टर्स जो हैं अपने अपने खुद के लिए भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो आज हमने बात किया इंडियन सेक्टर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी में ऑन द बेसिस ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ में। आज हमने बात किया प्राइमरी सेक्टर्स का कि प्राइमरी सेक्टर्स होता क्या है, सेकेंडरी सेक्टर का सेकेंडरी सेक्टर होता क्या है, टर्सरी सेक्टर्स की बात किया कि टर्सरी सेक्टर्स होता क्या है। साथ ही साथ हमने ये भी बात किया कि क्यों किसी डेवलप्ड कंट्रीज में टर्सरी सेक्टर्स का महत्व डे बाय डे इंक्रीज होता जा रहा है। और ये भी बात किया कि तीनों सेक्टर्स आपस में इंटरडिपेंडेंट होते हैं। उसका एग्जाम्पल भी लिया पल्स का। तो अगर आप देख रहे हैं कि अगर एक भी सेक्टर्स आपका क्रैश आउट हो जाता है तो दूसरे सेक्टर्स भी उससे प्रभावित होते हैं।
ठीक है। अब नेक्स्ट वीडियोस में जब हम आपसे मिलेंगे तो हम पहले तो हिस्टोरिकल कंट्रीब्यूशन में बात करेंगे, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी सेक्टर्स का, और साथ ही साथ हम नेचर ऑफ एम्प्लॉयमेंट की बात करेंगे। ओके, तब तक के लिए टाटा, बाय बाय।